बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, प्रोग्राम के बाकायदा आगाज करने से पहले बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त अपने हार्ट सर्जरी के लिए लंदन में मौजूद है। कल उनका ऑपरेशन होगा। पूरी कौम और इस वक्त तमाम मुखालफिन भी, तनकीद अपनी जगह, सवालात अपनी जगह, लेकिन वजीर आजम साहब नवाज शरीफ साहब के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनका इस ऑपरेशन को कामयाब बनाए और वो मुल्क जल्द से जल्द वापस आकर जो भी सवालात हैं उनका भी सामना करें, जो तनकीद है उनको भी सुने, लेकिन इस मुल्क के जो मामलात हैं उनको भी सर अंजाम दें। प्रोग्राम में बात करेंगे कि वजीर आजम साहब पाकिस्तान में नहीं है और उनकी जगह क्या ऐसा हो सकता है कि माइनस नवाज शरीफ फॉर्मूला कारआमद साबित हो सकता है। इससे पहले डिस्कस किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब की जगह पैनामा लीक्स की तहकीकात की वजह से उनकी जगह कोई और वजीर आजम लाने का एक मामला जेर बहस था, लेकिन अब जो कि एक इशू ये आया है कि वजीर आजम साहब की सेहत के हवाले से, उनके ऑपरेशन के हवाले से कि अब वो पाकिस्तान में नहीं है, तो अब ये सवाल अब खुलकर सामने आ रहा है और माइनस नवाज शरीफ साहब फॉर्मूले के ऊपर अब दोबारा से चमगोइयां शुरू हो गई हैं। इन चमगोइयों में यह भी बात सामने आ रही है कि निगरान वजीर आजम बनाया जाए, लेकिन इसके ऊपर आइन और कानून क्या कहता है। क्या अगर वजीर आजम पाकिस्तान में ना मौजूद हूं तो उनकी जगह पाकिस्तान के तमाम मामलात कौन संभाल सकता है? क्या आइन में ये गुंजाइश मौजूद है कि वजीर आजम साहब की जगह कोई उनकी काबीना के वुज़रा जो तमाम मामलात है संभाल सकते हैं या नहीं सकते हैं? लेकिन एक मुलाकात हुई है जिसके ऊपर वजारत दाखिला ने क्लियर किया है कि यह मुलाकात खुफिया नहीं थी। आर्मी चीफ, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात हुई और इस मुलाकात के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें आई कि इसमें हो सकता है कि कोई ऐसी बात भी सियासी तौर पर भी जेर बहस हुई हो। इसके ऊपर तज्जिया लेंगे कि इस मुलाकात में क्या चीज जेर बहस आ सकती है। लेकिन अहम मामला जो कि पैनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से हैं, क्या वजीर आजम की इस तबीयत नासाजी की वजह से, इस ऑपरेशन की वजह से, सर्जरी की वजह से, कि क्या उनको कोई एज हासिल हो सकता है? क्या ये मामला पैनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से मामला सर्द महरी में जा सकता है और अपोजिशन हुकूमत के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रख सकती है? लेकिन अभी फिलहाल मामला डेडलॉक में है और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए हुकूमत और अपोजिशन किस हद तक जाएंगे और क्या क्या मामला जेर बहस होंगे, इस पर आज बात होगी। मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ हैं सलमान गनी साहब, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर दुनिया न्यूज हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अमार एच खान साहब ने, कार्डिक सर्जन है। बात करेंगे कि वजीर आजम साहब की जो हार्ट सर्जरी है उसमें कितने खतरात हो सकते हैं और वो कब तक जो है पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, और इस सर्जरी से मुतालिक क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं, डॉक्टर अमार साहब से जानेंगे। हामिद खान साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, कानूनदान है, कि अगर वजीर आजम साहब पाकिस्तान में ना हो तो इस सूरत में आइन और कानून क्या कहता है। सलमान गनी साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं डॉक्टर अमार साहब के पास जाना चाहूंगी सबसे पहले और वजीर आजम साहब के हवाले से सवाल करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमार एच खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर अमार साहब, आप भी जानते हैं कि वजीर आजम साहब का ऑपरेशन होने जा रहा है, उनकी हार्ट सर्जरी होने जा रही है। ये जिस किस्म की वजीर आजम साहब की हार्ट सर्जरी है, नॉर्मली इस सिचुएशन में, इस ऑपरेशन में कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और सक्सेस रेट कितना होता है? मैं आपको बताता चलूं कि ये वजीर आजम साहब का हार्ट का पहला ऑपरेशन नहीं है। इससे पहले जो हमें इत्तला है वो पिछली दफ़ा जब इनके दिल की धड़कन कुछ नाहमवार हुई थी और एरिथमिया की वजह से एक इनका वो ऑपरेशन ही था, वो एंजियोप्लास्टी की तरह का परकुटेनियस एक प्रोसीजर था। वो करने के दौरान इनका हार्ट की कुछ थोड़ी सी इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी में इनका चेस्ट खोल के और जो ब्लड उसमें कलेक्ट हो गया था उसको साफ करना पड़ा था। तो उस ऑपरेशन की वजह से ये ऑपरेशन जो दूसरा वाला है ये थोड़ा सा पेचीदा है कि बजाते खुद अगर ये पहली दफा ये ऑपरेशन होता तो शायद इसकी पेचीदगी निस्बतन कम होती, लेकिन जो दुनिया के ये पुराने सेंटर्स हैं और जहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ये सारे सर्जन हैं, तो दूसरे ऑपरेशन में सिर्फ हार्ट तक पहुंचने में के अमल में ही थोड़ी सी पेचीदगी मुमकिन होती है या उसका खतरा ज्यादा होता है। लेकिन जो बजाते खुद हार्ट का बाईपास ऑपरेशन है
उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है। अच्छा। आमतौर पे अगर ये पहला ऑपरेशन हो तो 100 में से 99%, 98-99% ऑपरेशन जो हैं वो कामयाब भी होते हैं और सब लोग ठीक रहते हैं। आमतौर पे उनकी रिकवरी में 1-1.5 हफ्ता लगता है, उसके बाद वो अपने दफ्तरी उमूर आमतौर पे आसानी से निपटा सकते हैं। तो अगर ये जो दूसरी दफा ये ऑपरेशन होना है और उसमें आमतौर पे पहले ऑपरेशन की निस्बत 1.5 गुना खतरा तकरीबन ज्यादा होता है, तो इनमें तकरीबन 2 to 3% रिस्क होता है। जो वर्ल्ड के डेवलप्ड सेंटर्स हैं उनमें इस तरह की हर एहतियात ज्यादा आसानी से मुमकिन जी। डॉक्टर साहब एक चीज बताइएगा कि ये ऑपरेशन कितने वक्त में होगा और उस ऑपरेशन के बाद कितना वक्त होता है कि जब वो अगर कोई इस किस्म का है कि वो ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है? आमतौर पे जो ये ऑपरेशन हैं तकरीबन 4 से 6 घंटे तक रहते हैं और ऑपरेशन थिएटर से जब आईसीयू में आते हैं तो तकरीबन 4-5 घंटे के बाद इस बात का अंदाजा हो जाता है, मरीज होश में आ जाते हैं। और अगर उनका ऑपरेशन के दौरान कोई ऐसी अनयूजुअल कोई बातचीत ना हुई हो तो फिर आमतौर पे ऑपरेशन के अगले दिन वो इस काबिल होते हैं कि वो बातचीत कर सकते हैं या बेड से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे अगले दिन के शाम तक वो चल फिर सकते हैं और दूसरे दिन से वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आमतौर पे जो अनकॉम्प्लिकेटेड इस तरह के ऑपरेशन होते हैं उसमें चौथे दिन, 5वें दिन या 6ठे दिन मरीज घर जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने जैसे खुद फरमाया कि तकरीबन 2 वीक्स में रिकवरी हो जाती है, तो क्या किस वक्त तक ट्रैवल कर सकते हैं? क्या कोई ट्रैवलिंग की कोई पाबंदी होती है? क्योंकि वजीर आजम साहब पाकिस्तान में उनका आना ज़रूरी है, तो अगर वो लंदन में है तो कितने रोज़ तक उनको वहाँ पे क़ियाम करना पड़ सकता है इस मेडिकल इशू की वजह से? मेरा ख्याल है कि अगर तो कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो, आमतौर पे अब ये इतना डेवलप्ड ऑपरेशन है कि इसमें किसी अनटोवर्ड कॉम्प्लिकेशन की या कोई अनएक्सपेक्टेड किसी कॉम्प्लिकेशन की तवक्को बहुत कम होती है। कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन या कोई और चीज़, किसी वक्त कोई ड्रग रिएक्शन को अनयूजुअल, लेकिन आम तौर पे 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद अगर वो 1 हफ्ता घर में या जहाँ पे भी वो उनको कॉन्वेलेसेंस के लिए भेजते हैं कि वो वहाँ पे चहलकदमी करें, अपने एक्टिविटी नॉर्मल रिज्यूम कर लें, तो आम तौर पे 2 हफ्ते के बाद वो ट्रैवल कर सकते हैं। इंटरनेशनल या एयर ट्रैवल के ऊपर ऑपरेशन की वजह से कोई पाबंदी नहीं होती। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमार एच खान साहब वक्त देने के लिए। वजीर आजम साहब के ऑपरेशन से मुतालिक जो इस सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या इस ऑपरेशन से मुतालिक जो मालूमात हो सकती हैं वो हमारे साथ शेयर की और अपनी एक्सपर्ट राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सलमान गनी साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी और बताइएगा कि वजीर आजम साहब इस वक्त एक हेल्थ के हवाले से एक क्रूशल कंडीशन में है। ऑपोजिशन तनकीद भी कर रही थी, वज़ीर आज़म साहब गए, अब जबकि सब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब को अल्लाह ताला सेहत दे और ऑपरेशन कामयाबी से हो और वो वतन वापस आए। आपकी इतलात क्या है? फैमिली ज़राए क्या कहते हैं कि क्या वो ज़्यादा वक्त लंदन गुजारना चाहेंगे क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, या फिर वो जल्दी पाकिस्तान आना चाहेंगे? मामूली सर्जरी की वजह से ये दूसरा ऑपरेशन करना पड़ रहा है और जो मेरी मालूमात हैं कि इसमें इस ऑपरेशन में 99% कामयाबी के ही इम्कानात हैं। लेकिन वो जो आपने कहा कि अपोजिशन की तनकीद, मैं समझता हूँ इस हवाले से अपोजिशन ने ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अख्तियार किया है। ख़ुद इमरान खान साहब ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और दीगर कायदीन ने उनकी सेहत, सलामती और ज़िंदगी की दुआ की है। और पाकिस्तानी अवाम भी इस हवाले से मैंने देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए दुआ गो हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम बाब हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर अमन, तरक्की और खुशहाली के हवाले से उनके इक़दामात की वजह से उनका जो सियासी रोल है वो अहम है। इकनॉमिक कॉरिडोर है, अमन व अमान है, दहशत गर्दी का सतबाब है। और मेरे से गुज़श्ता रात किसी टीवी चैनल ने जब पूछा कि जी नवाज शरीफ साहब का मुतबादल कौन होगा, तो मैंने कहा कि जिस पार्टी को मैं जानता हूं और हुकूमत की जो सूरत हाल है उसमें नवाज शरीफ साहब का पार्टी के अंदर मुतबादल भी नवाज शरीफ साहब है। आप देखें
कि इस सारे क्राइसिस में होता ये है कि माजी की सियासी तारीख पे लिया जाए या इसको मनफी लिया जाए। नहीं, मैं इसे इस हवाले से ले रहा हूँ कि देखें, जिंदगी मौत के फैसले तो ऊपर हो सकते हैं, आप और मैं भी कोई गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन जब ऑपरेशन के हवाले से बात है तो जो डॉक्टर्स की राय है कि उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं। और वजीर आजम साहब का जिस तरह से आपने भी कहा कि मुतबादल क्या हो सकता है, वजीर आजम साहब पाकिस्तान में नहीं होंगे तो उनके अमूर की अंजामदही कौन करेगा, क्या कोई वजीर कर सकता है, इसके ऊपर कानूनी और आईनी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिए आलिया, अभी तक की जो मेरी इतलात हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल राब्ते में इस्लामाबाद में, और आप देख लें कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, इक्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ है, स्काइप पे वो उसके साथ राब्ते में रहे हैं। और ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल, वो जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 2 हफ्तों के बाद उन्हें वो सफ़र की इजाज़त देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं बनने पा रही। और जहाँ तक बजट की बात है, बजट पहले भी इसहाक डार साहब भी तैयार करते हैं, बल्कि मेरी तो इस पे हमेशा राय ये होती है कि वो तो टेक्नोक्रेट्स तैयार करते हैं, उसमें तो जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका कोई रोल नहीं होता। और वैसे भी जैसे हमारे बजट में एक वक्त के अंदर आपको याद होगा कि लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता था, अब वो पहला सा इंटरेस्ट नहीं है। और मैं समझता हूँ जिस क्रूशियल सूरत हाल के अंदर बजट आ रहा है, इसमें वो आम आदमी के ऊपर बोझ भी नहीं लाएंगे। का गोरख धंधा है ये, पब्लिक के इंटरेस्ट में तो है नहीं है, ये तो एक इलामती सा बजट होता है। लेकिन एक कश्मकश की सूरत हाल में ये जरूर होगा कि अब आम आदमी पे बोझ नहीं डालेंगे। अच्छा, आम आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालेगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर वजीर आजम साहब को रिकवर होने में वक्त लगता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और भी उनकी जगह ले सकता है पार्टी में? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, बात यह कि शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बुनियाद है, जो सबसे अहम जगह वो पंजाब है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं, उनके छोटे भाई भी हैं। ये सारे मामला ये तय हो जाएंगे, बिलाखिर जो बड़े फैसले हैं वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही होने हैं। हाँ जी। अच्छा, सलमान गनी साहब, तो जिस तरह से हम खबरें देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि एक तो पैनामा के हवाले से है, अब ये कुदरत की तरफ से हो गया कि वज़ीर आज़म साहब की सेहत ख़राब हो गई, उनको ऑपरेशन के लिए लंदन जाना पड़ा, तो कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और ऑपरेशन उनका कामयाब हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी और को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो ये जो सियासी सूरत हाल है वो भी जो है थम जाएगी। देखिए, आप मेरे से अगर बतौर जर्नलिस्ट राय ले रही हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि अभी मुतबादल प्राइम मिनिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये तहरीक खुद उनकी पार्टी के अंदर मौजूद है, ना उनकी कैबिनेट के अंदर मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। जैसी कि डॉक्टर्स की राय, जो ऐसी इतलात आ रही हैं कि ऑपरेशन के बाद 1-1.5 हफ्ते के बाद उनकी पाकिस्तान आमद मुतवक्को है, मैं नहीं समझता। देखिए, इस तरह की खबरें भी आएंगी, शायद उसके बाद अमेरिका जाएंगे, अमेरिका वो नहीं जा रहे। अच्छा, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी और फिर आपसे इसके ऊपर राय लूंगी कि फिर जो शहबाज शरीफ साहब और वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, वो खुफिया थी, वो ओपन थी, और उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ है? क्या उस मुलाकात में ये डिस्कस हो सकता है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का मुतबादल कोई और लाया जाए? इसके ऊपर राय लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि अब जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ और वजीर आला शहबाज शरीफ की और वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब की, वजारत दाखिला ने इसके ऊपर क्लियर किया है कि ये मुलाकात खुफिया नहीं थी, और लेकिन अगर खुफिया नहीं भी थी तो इसमें क्या एजेंडा और क्या मुलाकात में डिस्कशन हुई? क्या वजीर आजम साहब के पाकिस्तान न होने की वजह से क्या ऐसा हुआ कि कहा गया हो कि क्या उनकी जगह कोई नया वजीर आजम आ सकता है? सलमान गनी साहब, इस खुफिया मुलाकात हो या फिर ऑन द रिकॉर्ड हो, इस मुलाकात का क्या एजेंडा रहा होगा, क्या डिस्कशन हुई होगी? देखिए आलिया साहब, इस दौर के अंदर कोई चीज़ खुफिया नहीं होती, और चीफ मिनिस्टर पंजाब और वजीर दाखिला इससे पहले भी इकट्ठे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मिलते रहे हैं। हाँ, टाइमिंग की अहमियत ज़रूर है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लंदन जाना था और उससे पहले मुलाकात। आपने दुरुस्त कहा कि एजेंडा क्या था। देखिए, एजेंडा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जी ये ड्रोन हमले के बाद की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे पाक अमरीका तल्लुकात है, पाक अफ़गान तल्लुकात हैं, मुफाहमती अमल आगे चलना है नहीं चलना, उसमें डेडलॉक,
और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जंग है वो भी एक फैसला कुन मरले पे है। मैं नहीं समझता कि वहां पर कोई सियासी मामला डिस्कस होंगे। जब आप अपने सिपा सलार से हुकूमती जिम्मेदारान मिलते हैं, लेकिन देखिए ना सर, सलमान गनी साहब वजारत दाखिला या उसका तो हो सकता है, वजीर दाखिला का रोल हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ से मिलते हैं, हम देखते हैं कि कोई अगर कोई इजलास भी होता है, शहबाज शरीफ साहब उसमें उस मुलाकात में मौजूद होते हैं। सियासी तारीख पे उठा के देख लें तो पिछले 3 साल जब से जनरल सियासी तारीख के ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक आईनी और कानूनी राय भी ले लेते हैं कि वजीर आजम साहब अगर पाकिस्तान में नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनके अमूर की अंजाम दही के लिए कोई और वजीर आजम आ जाए। तो इसके लिए हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर हामिद खान साहब, कानूनदान है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, ये बताइएगा कि वजीर आजम साहब अगर इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं, उनका ऑपरेशन है, बहुत से अहम मामलात इस वक्त मुल्क में है, सियासी कशमकश है, दाखिली महाज पर भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि वजीर आजम साहब नवाज शरीफ साहब की जगह कोई और वजीर आजम साहब आ जाएं? देखिए, वो तो किसी वक्त भी हो सकता है, नहीं उसके लिए वजीर आजम को रिजाइन करके भी किसी और को इलेक्ट करवाना पड़ेगा उतने अरसे के लिए, तब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते। अब ये पता नहीं कि वो ये रिस्क लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन ये सूरत हाल कि वो काफी अर्सा अपनी मुकम्मल तौर पर फराइज अंजाम ना दे सके तो फिर इस तरह मामला को चलाना तो मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, कानून क्या कहता है, कितनी गुंजाइश है, वजीर आजम साहब कितनी देर इन मुल्क के अमूर से मुतालिक दूर रह सकते हैं, मुल्क से बाहर रह सकते हैं, कितनी गुंजाइश है आइन और कानून में? आइन खामोश है। शुरू में आइन में ये चीज वाज़ेह की हुई थी कि सीनियर मिनिस्टर शुरू से ही डेजिग्नेट होता था, जो कि प्राइम मिनिस्टर की गैर हाजिरी में कैबिनेट मीटिंग्स को प्रिजाइड कर सकता था और प्राइम मिनिस्टर के फराइज भी अंजाम दे सकता है, लेकिन वो आर्मी तरमीम में खत्म कर दिया। अब ये इस मामले में आइन खामोश है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल साइड देखी जाए तो मुश्किलात बहुत हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ना होना, क्योंकि वो लिंचपिन है सारी सिचुएशन का, तो अगर वो नहीं है तो फिर बड़े सारे मामला जो हैं वो कानूनी तौर पर उनमें बहुत सुगम रह जाएगा। तो इसके लिए इसकी इंटरप्रिटेशन जो ये आइन और कानून जब खामोश हो जाता है तो इसकी इंटरप्रिटेशन तो अदालतें करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन जाएगी, उसके ऊपर कोई फैसला सामने आ सकता है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। इसमें ये भी हो सकती है कि सदर की तरफ से एक रेफरेंस चला जाए सुप्रीम कोर्ट को उनकी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में कि ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है, वो उसकी गुंजाइश मौजूद है इसमें आइन में। अच्छा, भेज सकता है। अगर वजीर आजम ज्यादा वक्त छुट्टी पर रहे, हामिद खान साहब, अगर वजीर आजम साहब ज्यादा वक्त छुट्टी पर रहें या बीमारी की हालत में इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रहें, तो उनकी जगह पर कौन है आईनी तौर पर बाइख्तियार जो मामलात को हल कर सके? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सा एक आईनी उलझाव पैदा हो गया है, क्योंकि आइन खामोश है। हर सूरत अगर वो वक्ती तौर पर किसी को डेजिग्नेट भी करते हैं कि वो मामला उनकी एब्सेंस में चलाए जाएं, तो उससे ये है कि कानूनी पेचीदगी पैदा हो सकती है, लेकिन वो मामला भी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ही हल करना होगा। अच्छा, क्या काबीना इसकी मजाज है कि वो वजीर आजम साहब के तमाम मामलात को देखे, या कोई एक वजीर भी कर सकता है, मामलात को दे सकता है? मुश्किल ये है कि काबीना की कोई वजूद नहीं होता वजीर आजम के बगैर, यानी माइनस प्राइम मिनिस्टर काबीना नहीं होती। काबीना तो वजीर आजम के तहत ही होती है, उसकी सदारत में ही होती है। ये एक और आईनी उलझाव वाला मामला है कि कैसे बगैर वजीर आजम के काबीना जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब अपनी कानूनी राय देने के लिए कि वजीर आजम साहब अगर मुल्क में ना हो, छुट्टी पर हों, बीमारी की हालत में हों, तो उस सूरत में आइन और कानून क्या कहते हैं। सलमान गनी साहब, आइन और कानून तो खामोश है, ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन के लिए चला जाए, कोई मामलात से मुतालिक चला जाए कि ये मामलात वजीर आजम साहब पाकिस्तान में नहीं है, तो ये इन मामलात में रुकावट पैदा हो रही है, तो उसके लिए वजीर आजम साहब की ज़रूरत है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि एक सियासी तौर पर भी कि
कि कोई और वे आउट निकाल सकता है? आप तारीख की बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। जब ये ठीक आपने सवाल किया अहमद खान साहब से कि जी इसका क्या वे आउट निकलेगा, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब प्रोसेस हो रहा होगा तो मेरी इत्तलात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन बात यह कि ये बीमारी ये तो किसी को भी आ सकती है, एक गैर मामूली सूरत हाल है, और मेरा ख्याल उनकी पार्टी और उनकी हुकूमत मौजूद है। और अहमद खान साहब ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि कैबिनेट कुछ नहीं कर सकती, कैबिनेट तो खुद नॉमिनी होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की। और जो टेक्निकल मसला मैं बतौर जर्नलिस्ट समझता हूँ कि एक फ्लॉ मौजूद था कि इस कैबिनेट में सीनियर वजीर नहीं है, कि सीनियर वजीर जो है वो काम कर सकता था प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, कि बाजार तो लोग समझते हैं कि जी इसहाक डार साहब मामला चला रहे थे, लेकिन इसहाक डार साहब इस सूरत हाल के अंदर मामला नहीं चला रहे। लेकिन जो आपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था उस पर मैं आता हूँ, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ड्रोन हमले के बाद एक नया चैलेंज दरपेश हुआ है और बलूचिस्तान में हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा कि रेड लाइन थी बलूचिस्तान पे, और अमेरिका ने इस दहशतगर्दी की जंग में आपके साथ खड़े होना था, वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। मैं समझता हूँ ये क्रूशल सूरत हाल है और ये पार्लियामेंट में जरूर डिस्कस होनी चाहिए, और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान इस पर जरूर आना चाहिए, चूंकि वजीर दाखिला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हूबहू पाकिस्तान के सिपा सालार ने भी वही बात की है कि ये हमारी आज़ादी खुद मुख्तारी का मसला है और अमेरिका से ये तवक्को नहीं थी। मैं समझता हूँ कि जितना एम्बेरस पाकिस्तान को अमेरिका ने इस ड्रोन हमले से किया है, इस पे आपको नजरसानी जरूर करनी चाहिए अमेरिका से अपने मामलात पे, और अमेरिका की हिस्ट्री भी यही है कि उसने हमेशा बज़ाहिर पाकिस्तान का साथ देने की बात की है, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। चैलेंजेस मौजूद हैं अपने हमने देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी की जो सिविल क़यादत के साथ है उसके साथ भी ताल्लुकात में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नशेबो फराज आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें भी एक दूसरे से शिकवे शिकायत थे। तो इन हालात में जब मुल्क को अहम ज़रूरत है, वज़ीर आज़म साहब नहीं होंगे, तो अगर उसका कोई वे आउट निकाल लिया जो आपने मुलाकात कही है जी, आपने कहा शहबाज शरीफ साहब क्यों थे? शहबाज शरीफ साहब इसलिए थे कि शहबाज शरीफ साहब की लास्ट मुलाकात आर्मी चीफ से हुई है और अब वो मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से हुई है। देखें कुछ चीजें जरूर डिस्कस होंगी। मेरा सवाल ये था कि सलमान गनी साहब, शहबाज शरीफ साहब क्या वजीर आजम साहब और आर्मी चीफ साहब के दरमियान कोई पुल का किरदार अदा कर रहे हैं? देखें मेरे से अगर पूछेंगे तो हमेशा ही देखें मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर मुख्तलिफ मराहल में काम तय होते हैं। जैसे मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने 3 महाजों पे काम शुरू कर रखा है। अवामी महाज उन्होंने बिलावल साहब को दिया है, आप अपने पार्लियामेंट का महाज और हुकूमत के महाज पे खुर्शीद शाह साहब काम कर रहे हैं, और सियासी कुव्वतों को जोड़ रहे हैं एतजाज अहसन साहब और शहरी रहमान साहबा। और जहां तक मेरे से पूछेंगे हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का महाज नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई ऐसी बात हुई है। लेकिन बात है कि आज तो जरदारी साहब रिकॉर्ड पे है कि जी मेरी फजलुर रहमान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई और हम पनामा लीक्स पे प्रेशर रखेंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि आसफ जरदारी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि पनामा लीक्स पे प्रेशर होना चाहिए और एहतसाब होना चाहिए। देखें आज निविश्ता दीवार ये है कि अगर आप मुअस्सर एहतसाब ना कर सके तो फिर इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। बाजे करप्शन और लूटमार पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, और बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस दिन रात एक दूसरे को इल्जामात लगाती हैं, लेकिन जो संजीदगी इसमें जाहिर नहीं करती। और मैं समझता हूं कि पार्लिमानी कमेटी इस हवाले से अहम है। 12 लोग बैठे हैं, पाकिस्तानी कौम 18 करोड़ अवाम उनकी तरफ देख रहे हैं, और अगर वो इसमें नाकाम रहे तो ये फिर बात नहीं। आपने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होनी है। क्या मुलाकात हुई होगी, क्या बातचीत हुई होगी आर्मी चीफ से जो नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब जाकर बताएंगे? देखें प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 1 वीक से यहाँ पे नहीं है, और बताएंगे क्या कि जी अमेरिकी सफीर आपको पता है पहली दफा GHQ में उसे तलब किया गया है, और ये बात भी हो सकती है। और ड्रोन के बाद की जो पैदाशुदा सूरत हाल है वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ है। हमारे सिपा सालार जो हैं ये मामलात यकीनन उनके दरमियान तय हुए होंगे, और चीफ मिनिस्टर साहब जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को बताएंगे कि ये मामलात पे क्या पेशरफ्त हुई है, किस महाज पे हमें किस तरह जाना है, फौज की राय क्या है, हमारी सियासी राय क्या है। सर पिछले इजलास में जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, जिसमें चौधरी निसार साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, उसमें यह कहा गया था कि पनामा के हवाले से आर्मी चीफ ने कहा है कि इसके ऊपर पेशरफ्त होनी चाहिए, जो कि बाद में वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से तरदीद कर दी गई। तो क्या अब क्या कहा गया होगा? मैं कोई सियासी जो सूरत हाल है उसके हवाले से आपका वैलिड क्वेश्चन है, आपने खुद ही तरदीद भी बता दी कि जी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जब फौज के अंदर एक प्रोसेस मौजूद है एहतसाब का,
तो फिर पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप में क्यों नहीं है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में क्यों नहीं है कि अदारे वही मोतबर होते हैं, कहलाते हैं। आज हर इशू पे आप फौज की तरफ क्यों देखते हैं? इसलिए कि उनके अंदर एक प्रोसेस मौजूद है। उन्होंने 2 जर्नैल अपने सह किए हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन और लूटमार में मुलव्वस लोग हैं, जो माजी के हुक्मरान हैं या आज की हुकूमतों के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, उनका एहसाब क्यों नहीं होना चाहिए? सलमान गनी साहब, ये जो सिनेरियो बना है, एक तरफ पनामा था, एक तरफ कशमकश थी, एक तरफ कशीदगी थी, बहुत सारे पिलर्स के दरमियान आपस में कोई कंसेंसस नहीं था, तो वजीर आजम साहब की इस तबीयत नासाजी की और इस ऑपरेशन की वजह से फ़ायदा उठाया जा सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, बात ये कि अब बीमारी के बारे में तो कोई बात आप नहीं कह सकते कि कोई शख्स किसी वक्त भी बीमार हो सकता है। नहीं, लेकिन मैंने कहा फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी माइनस नवाज शरीफ फार्मूला सामने आ रहा था। आपके -1 का फार्मूला कहां से आता है, क्यों कर आता है, आज तक तो वो कामयाब नहीं हुआ। देखिए, बात ये कि बेनजीर साहबा के हवाले से भी आया, अल्ताफ हुसैन के हवाले से भी आया, आसिफ जरदारी के हवाले से भी आया। मैंने तो आपको पहले बता दिया है कि अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब को जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे कि इस पार्टी के अंदर, इस हुकूमत के अंदर नवाज शरीफ साहब का मुतबादल भी नवाज शरीफ साहब है। एक शख्स ने भी अभी लेकिन तक, सर क्यों इसलिए नवाज शरीफ साहब का मुतबादल नवाज शरीफ साहब है? जिंदगी और मौत आपने खुद कहा कि अल्लाह ताला ने देनी है और मुल्क के मामला तो चलने हैं सर। फैमिलीज के अंदर जब फैमिली का सरबराह चला जाता है तो फैमिलीज के मामला रुक जाते हैं, अदारों के अंदर भी लोग आते जाते रहते हैं। ऐसी बात इस वक्त नहीं है। और अगर ऐसी बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी मौत के फैसले तो आसमानों पे होते हैं, लेकिन और ये मामला रुकेंगे कि कोई शख्स मुल्कों के साथ कोई शख्स नागुज़ीर नहीं होता। नागुज़ीर लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े। फिर सर आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बतौर जर्नलिस्ट, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि देखें, बात जहां तक ऑपरेशन की बात है, आपने अच्छा किया। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में आप नवाज शरीफ साहब को हटाना चाहती हैं? नहीं सर, मैं हटाना नहीं चाह रही। एक ये है कि एक सियासी पार्टी है, डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑप्शन मैंने ऑप्शन आपको बता दिए। मैंने ऑप्शन बता दिए कि आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने वफाकी कैबिनेट के स्काइप पे उसके साथ मुंसलिक रहे, उन्होंने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की जो मीटिंग है उसके साथ मुंसलिक रहे। कल उनका ऑपरेशन होने जा रहा है और ऑपरेशन के वाले से राय आपने डॉक्टर साहब की ले ली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बाजार खतरे वाली बात है। और इस तरह के ये जो बाईपास ऑपरेशन तो और भी कई सियासतदानों के हुए हैं। तो बात यह कि ये जिंदगी मौत के फैसले तो आसमानों पे होते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर गैर मामूली सूरत तारी होने वाली नहीं है। लेकिन हमारा तो ये था कि एक इतनी बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है खासकर, और वहां पर हर ऑप्शन मौजूद होता है और होना भी चाहिए। यही जमहूरियत का हुस्न है। और जमहूरियत में ऐसे बहुत सारे अदवार आते हैं कि जब ऐसे फैसले लेना पड़ते हैं। तो बहरहाल ये सलमान गनी साहब, आपकी राय है कि वजीर आजम साहब नवाज शरीफ साहब का मुतबादिल इस वक्त नवाज शरीफ बजाते खुद है। यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। तमाम मामलात चलते रहेंगे और मामलात ये भी हैं कि पाकिस्तान में एक अहम इशू जो इस वक्त ज़ेरे बहस है वो पनामा लीक्स के हवाले से हैं। तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने ये तय किया कि ये मामला पार्लियामेंट के ज़रिए हल होना चाहिए और पार्लियामेंट में तमाम अपोजिशन ने इसके ऊपर कंसेंसस के साथ जॉइंट अपोजिशन बनाई और इसमें TORs तय किए। हुकूमत ने उनके TORs मुस्तरद कर दिए, लेकिन हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत के TORs के ऊपर कहा कि इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। उसके ऊपर जो कि एक आईनी तौर पर एक कदगन है कि उसके इख्तियारात उस कमीशन के महदूद हैं, उसके ऊपर भी कानून साजी होनी चाहिए। वजीर आजम साहब फिर नहीं है मुल्क में, तो इस सूरत में जो ये मामलात हैं वो किस तरफ से जाएंगे और जो TORs के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन में एक डेडलॉक की सूरत हाल है वो किस तरह से हल हो सकती है? सलमान गनी साहब, सियासी तौर पर इस वक्त कशीदगी थी, वजीर आजम साहब गए, क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन इस वक्त वजीर आजम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी क्योंकि उनका ऑपरेशन है, ज़ेरे इलाज रहेंगे, तो जो TORs के मामले में कोई लचक का मुजाहरा कर सकती है अपोजिशन? देखिए, दो बातें हैं आपकी। एक तो पार्लियामानी कमेटी का जो अमल है क्या आगे बढ़ सकेगा, और दूसरा जो है जो अपोजिशन है वो लीनियंट होगी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। देखिए, ये एक नेचुरल चीज़ है कि एक सियासतदान जब इस सूरत हाल से दो चार होता है तो एक सॉफ्ट कार्नर ज़रूर होता है, लेकिन ये चीज़ें इश्यूज़ के साथ मुंसलिक है। और ये जो पार्लियामानी कमेटी बनी थी,
हुकूमत के टीओआर्स अपने थे, अपोजिशन के अपने थे, इख्तलाफी थे ना आपस में, कंट्राडिक्टरी थे। इसीलिए तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी कि बैठ के आप इस पे कंसेंसस करेंगे और जो जिस मामले को गंभीर बना के पेश किया जा रहा है वो मामला बड़ा सादा है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए पनामा लीक्स में हुकूमत चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम ना हो, ऑपोजिशन चाहती है हो। जब उनके 3 बच्चों का नाम मौजूद है, जब 3 बच्चों का नाम डिस्कस होगा तो क्या प्राइम मिनिस्टर का नाम डिस्कस नहीं होगा? मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम की नजरें अपनी पार्लियामानी कमेटी की तरफ है और ये इम्तिहान है सियासतदानों का। अगर बैठकर वो पनामा लीक्स की सूरत हाल पे कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते तो वो ड्रोन हमलों से पैदा शुदा सूरत हाल से निपट सकेंगे। वो पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी का चैलेंज है उसका कोई हल निकाल सकेंगे। पाकिस्तान के अंदर करप्शन और लूटमार का जो दौर है उस पर कोई हल निकाल सकेंगे। मैं समझता हूं कि कौम आज देख रही है कि अगर 12 लोग बैठकर मसले का हल नहीं निकाल सकते, मेरे नजदीक कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीजें फिर कोर्ट के सामने जानी है और अगर ये ना निकाल सके, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज मिलके पनामा लीक्स पे मुश्तरका टीओआर ना बना सकी तो ये तो फिर कौम के लिए लम्हा फिक्री है कि ये आपकी लीडरशिप है कि ये मसले का सियासी हल नहीं निकाल सकते। हम जो दिन रात बैठ के कहते हैं जी पार्लियामेंट के, और पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब इनके प्रेशर में आए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जी अपोजिशन ने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब आके वहां पर जवाब दे हो और प्राइम मिनिस्टर साहब जवाब दे हुए। और अफसोस ये कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब आके वहां पर और अपोजिशन वहां से निकल गई है। और मुझे उस दिन बड़ा तरस आया इमरान खान साहब पे। देखें इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर करप्शन को इशू बनाने में उस शख्स का एक रोल है। आखिर कौन सी ऐसी चीज थी कि वो बेचारा वहां पर आया और उसने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कहा कि आज मैं बात करूंगा। साहब ने कहा था ना पार्लियामेंट में कि ये जो है खुर्शीद शाह साहब को क्रेडिट जाता है कि इमरान खान साहब को उन्होंने साइड पे कर दिया और तो जो है स्टिक अपने हाथ में। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि लोग इमरान खान साहब को सुनना चाहते थे और प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में सुनना चाहते थे। ये तो खुद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को देखना चाहिए। देखें इमरान खान को मैं हमेशा अलहदा रख के देखता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन और लूटमार को इशू बनाया है, लेकिन वो जो कहते हैं ना वक्त पे किया हुआ काम जो है वही नतीजा खेज होता है, वही मौसर होता है। वहां पर इमरान खान साहब को बात करनी चाहिए थी। वो कौन से लोग थे? वो उनकी पार्टी के लोग थे। उन्हें जरूर इस पर गौर करना चाहिए किन्होंने उन्हें पार्लियामेंट के अंदर बात करने से रोका। दिन रात आप कहते हैं जी कि पार्लियामेंट के अंदर फैसले होने चाहिए, जब मौका आता है तो आप पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर आलिया साहबा अदारे मौजूद होते, मौसर बाख्तियार अदारे मौजूद होते, मीटिंग्स भी जारी रहेंगी। और मैंने इसलिए कहा कि जिस इशू को वो इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे नजदीक वो इशू नहीं है। जब आप हसन हुसैन और मरियम को डिस्कस करेंगे तो उनका बात जरूर डिस्कस होगा। हुकूमत इशू बना रही है ये अब आप जो बात मेरे से पूछ रही हैं, मैं आपको बताऊं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। एक शख्स है, एक शख्स का माइंडसेट काम कर रहा है कि इसको इशू बना के रखें और ये तय हुआ था। नहीं, वो अपोजिशन का हिस्सा है कि 2 हफ्तों का टाइम है और ये 2 हफ्तों के अंदर मुझे ये मामला तोड़ चढ़ता नजर नहीं आता। तो फिर 2 हफ्तों में नहीं होगा। बिलाखिर कोर्ट्स के हमारे चीफ जस्टिस साहब आजकल जो खिताब कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने तो लिख दिया ना, चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत को लिख दिया कि भाई टीओआरस के ऊपर कंसेंसस पैदा करें और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि कमीशन के लिए जो कानून साजी की जरूरत है वो भी करें। देखिए यही बात है कि चीफ जस्टिस साहब ने लिख दिया 2 हफ्तों के अंदर। अभी सिर्फ आपने कंसेंसस करना है, अभी आपने तहकीकाती अमल आगे नहीं बढ़ाना और ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। ये सिर्फ टीओआरस पे कंसेंसस के लिए। आप 15 दिन के अंदर अगर टीओआरस नहीं बना सकते, मैंने इसलिए कहा कि इस मुल्क के अंदर तो बड़े बड़े इश्यूज हैं, तो फिर सियासतदान क्या हल निकालेंगे? लिहाजा मुझे इन 2 हफ्तों के अंदर नहीं होता नजर आ रहा है। फिर आप टाइम बढ़ाएंगे, ये मामला इस तरह इस पे लहतो लाल नहीं बरतना चाहिए। बात ये पनामा लीक्स की तहकीकात, और ये सिर्फ हसन और हुसैन का मसला नहीं है, इसमें बड़े बड़े बच्चे हैं, इस मुल्क के बच्चे बड़े मोतबर हो गए हैं ना कि आज वो अपने वालिदैन को भी एम्बैरस कर रहे हैं। और बात ये कि ये मामला सिर्फ 2 फैमिलीज का नहीं, 4 फैमिलीज का नहीं, 630 लोग हैं और ये सारा कुछ मौजूद है आपके अदारों के पास। किन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं, सब कुछ मौजूद है। कौन लोग करप्शन और लूटमार में मुलव्वस है, नैब के पास मौजूद है। पनामा लीक्स में किसके नाम है, ये सब कुछ मौजूद है। मामला आगे बढ़ना चाहिए। नैब भी तो कोई एक्शन नहीं कर रहा ना, लेकिन उनके पास रिकॉर्ड तो मौजूद है ना, एक्शन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं करता रहा? नैब अपने मकासद पर क्यों महदूद नहीं रहा? नैब पर प्रेशर क्यों आता रहा? ये मामला तब ढके छुपे नहीं रहे। अब कोई चीज ना ढकी छुपी रहेगी, ना कोई मुलाकात खुफिया रहेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फिर अगर ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये डेडलॉक रहता है, आपका मतलब कि 15 दिन में भी कुछ नहीं होने वाला, तो फिर मामला किस तरफ जाएंगे? इमरान खान साहब तो कह रहे हैं सड़कों पर आएंगे। देखें, इमरान खान साहब पार्लियामेंट्री कमेटी बनने के बाद भी अब वो पार्लियामेंट्री कमेटी पे प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है।
देखें प्रेशर, जैसे हुकूमत पे प्रेशर पड़ा है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट का रुख किया है। सियासी दबाव रहना चाहिए इश्यूज के हवाले से और ख़ास तौर पे करप्शन के हवाले से। हमारी एक सियासी बदकिस्मती पाकिस्तान में ये है कि जब एक इशू आता है, वो इशू बहुत बड़ा इशू बनता है, उससे बड़ा इशू आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। मैं समझता हूँ कि करप्शन के इशू को संजीदगी से लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि आलिया साहबा, ये जो सियासतदान होते हैं ये मशले राह होते हैं कि आपकी लीडरशिप मशले राह होती है कौम के लिए, और इनको रोल मॉडल बनना चाहिए पब्लिक के लिए। बना रहे हैं। सलमान गनी सब समझ नहीं आ रहा कि फिर इमरान खान साहब सड़कों पर आएंगे, वो सड़कों पर फैसले होंगे। देखिए इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं, सड़कों पे मौजूद है, जलसे जुलूस और रिलीज तो वो कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब संजीदगी जरूर जाहिर करें और अगले इलेक्शन की तैयारी करें। जो एजेंडा वो लेके आ रहे हैं ना, वो एजेंडा पाकिस्तान के ना अदारों में चलना है ना पार्लियामेंट में चलना है। कौन सा एजेंडा लेकर आए? देखिए वो कहते हैं जी किसी को चोर को नहीं छोड़ूंगा। ये चोर बड़े मोतबर होते हैं पाकिस्तान में। मैं भी मतलब 25-30 साल इसी सर, क्यों मोतबर होते हैं सर? तो फिर आप अदारे में बनाते हैं ना। मैं तो यही बात तो बैठ के आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर एहसाब के मौसर अदारे मौजूद होते तो पाकिस्तान में करप्शन और लूटमार का दौर दौरा ना होता। ये सिर्फ अदारे अपने मकासद तक महदूद रहने की बजाय हुकूमतों की तरफ देखते हैं। क्या नैब कोई हुकूमती अदारा है? वो रियासती अदारा है, वो एक आजाद अदारा है, लेकिन हुकूमतों का प्रेशर उन पे आता है। और सबसे अहम बात कि जनरल मुशर्रफ साहब ने वो अदारा बनाया। मैं नहीं कहता कि उनके वो जनरल अजीज साहब और जनरल अमजद साहब कहते हैं कि हमें जनरल मुशर्रफ ने रोक दिया कार्रवाई करने से। ये कौन लोग होते हैं जो रोकते हैं? इसलिए कि उनके सियासी मफादात होते हैं। मैं समझता हूं कि इस हवाले से हम तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पे खड़े हैं और करप्शन और लूटमार के खिलाफ अगर कोई मुअस्सर लाएमल ना बन सका तो ये हमारी बहुत बड़ी सियासी बदकिस्मती होगी। सर हम बदकिस्मती कह कर मामले को ठप कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला। फिर खान साहब तो सही कह रहे हैं, सड़कों पर होने वाला है। संजीदगी से बात करते हैं, कभी पार्लियामेंट में भी हुई है इसी संजीदगी पे, इस इशू पे बात है कि ये मामलात सियासी हैं, सियासी क़यादत ने हल करने हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत में कोई संजीदा है सलमान गनी साहब या नहीं है? इमरान खान साहब इसमें संजीदा नजर आ रहे हैं कि वो सड़कों पर आएंगे? देखिए इस बात पे सड़कों पे उन्होंने आके देख लिया। धरना सियासत के नतीजे में उनके पल्ले क्या पड़ा वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। सारे मामला सड़कों पे आने से हल नहीं होते। आप एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या बिलाखिर तो मामला फिर पार्लियामेंट में आ गया? अगर लेट्स सपोज कि अगर इमरान खान साहब सड़कों पर आते हैं तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है? देखें ये कब की बात है कि कब वो सड़कों पे आएंगे, तो ये तो उस वक्त की सूरत हाल में हम बता सकेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब इस वक्त की सिचुएशन में तो वज़ीर आज़म साहब जाहिर बात है कि हेल्थ फाइट कर रहे हैं, वो ऑपरेशन में है, वो लंदन में है। अब उनको एज आता है वज़ीर आज़म साहब को, रमजान आ रहा है, गर्मी है, तो ये पॉइंट तीनों जो है वो इमरान खान साहब की किसी किस्म की मूवमेंट के हक में तो नहीं जा रहे। देखिए मैं भी तो आपको यही बात कह रहा हूँ कि सारे मसाइल जलसे जुलूस और रैली से हल नहीं होते। ये दरअसल हुकूमतों पे प्रेशर लाना होता है मामलात को आगे चलाने के लिए। प्रेशर आप ले आए, प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में आए, पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पे पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई। भाई मामला तो आपने चलाने हैं, क्या हवा के अंदर आप मामला तय करेंगे? इस तरह मामला तय नहीं होता है। मैंने तो पहले आपके प्रोग्राम में ही कहा है कि इस मुल्क के अंदर अगर आपके अदारे मुअस्सर होते ना तो हम इस तरह की सूरत हाल से दो चार ना होते। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि क्या वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर कोई अपने हुकूमती TORs कमेटी के मेंबर्स को कोई अपनी इनपुट दी होगी कि आप इन बातों पे कंसेंसस कर लीजिएगा? देखिए बात यह कि पार्लियामानी कमेटी को दी है या नहीं दी वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उस नशिस्त में मौजूद था जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि कोर्ट को यह इख्तियार हासिल है कि वो मुझे भी बुला सकती है, मेरे खानदान को भी बुला सकती है, और जो वो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, वसूख से कह रहा हूं कि ये मामलात अब कोर्ट्स के अंदर तय होने हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अनवर सईद जमाली साहब भी एक तहरीक बर्पा किए हुए हैं पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ, लूटमार के खिलाफ, और खास तौर पे गवर्नेंस के हवाले से। गवर्नेंस ख्वाब है, उसे हकीकत कौन बनाएगा? बनाना में सियासतदानों ने है। क्या आपके पास ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के बास पे डिलीवर कर सकें? जी बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने अपनी राय और तज्जिया दिया। बहुत यहाँ मामलात जो इस वक्त मुल्क में जारी हैं, एक तरफ तो यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम है और उनका ऑपरेशन जो कि कल होगा, उसके बाद से पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल कशमकश में है। पाकिस्तान
पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर कशीदगी है, उनको हल करने की जरूरत है। पाकिस्तान के वजीर आजम साहब अगर पाकिस्तान में नहीं है और पैनामा की तहकीकात के हवाले से हुकूमती कमेटी कोई पेशरफ्त नहीं करती है और दाखिली मामलात में कोई और अल्लाह ना करे कोई मामलात होते हैं, तो फिर इस सारे महाज में वजीर आजम साहब का रोल जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा। और उस सूरत में वजीर आजम साहब अगर पाकिस्तान में नहीं होंगे तो मामलात कौन हल करेगा? ये $1 मिलियन सवाल है। ये हमने आज जानने की कोशिश की, लेकिन इसका जवाब यही है। सलमान गनी साहब ने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब की जो उनका ऑल्टरनेट है वो भी नवाज शरीफ साहब हैं, तो यानी कि कोई और दूसरा ये नहीं कह सकते कि कोई निगरान वजीर आजम आ सकता है या नवाज शरीफ साहब की जगह कोई और वजीर आजम आ सकता है। तो अल्लाह खैर रखे, वजीर आजम साहब को अल्लाह ताला सेहत दे और इस मुल्क के लिए भी अपनी सलामती, खैरत और आफियत जो है बरकरार रखे। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।